गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रजत, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के खिलाफ देश की इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा केमिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का टॉपिक है। सीई फाइनल इट मीन्स सिक्स्थ सेमेस्टर का, है ना। सिक्स्थ सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है IMED। इस सब्जेक्ट को आज हम करने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट MCQs हम करेंगे। इससे पहले IMED के मैंने कुछ लेक्चर्स इस चैनल पे डाले हैं, आप उनको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। जो बच्चे IMED का लेक्चर पहली बार कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ बेसिक नॉलेज बता देता हूँ, उसके बाद ही हम लोग करते हैं, ठीक है। IMED जो फुल फॉर्म है वो दो चीज़ों से मिलकर बनी है। ये सब्जेक्ट दो चीज़ों से मिलकर के बना है। नंबर वन इज दैट IM एंड सेकेंड वन इज ED। IM का मतलब है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और ED का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो पहला जो भाग है वो हमें रेफर करता है, पहला जो पार्ट है वो रेफर करता है हाउ कैन वी मैनेज इन एन इंडस्ट्री फॉर फंड, लेबर, रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट मीन्स, इस बात का मतलब यह है कि हम किसी भी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में कैसे लैंड, लेबर, फंड और फिनिश प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट करेंगे। अगर इन सभी चीज़ों का मैनेजमेंट सही समय पर नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमारी जो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, यानी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, वो इंटरप्ट होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखिए। हम एक छोटी सी बिस्किट की फैक्ट्री या बेकरी का एग्जाम्पल देखते हैं। अब मान लीजिए आपकी एक बिस्किट की फैक्ट्री है। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग पढ़ाई बाद में ही करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए कि एक्चुअल में मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। तो एक छोटी सी बिस्किट की फैक्ट्री है। बिस्किट की फैक्ट्री को बनाने में, बिस्किट बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? हमको सबसे पहले तो लेबर चाहिए, कारीगर जिनको बिस्किट बनाना आता हो, पहली बात। दूसरी बात, हमको बिस्किट बनाने के लिए शुगर, आटा या मैदा, जो भी आप यूज करें, या और इस प्रकार के रॉ मटेरियल चाहिए। दो चीज। उसको पकाने के लिए ओवन चाहिए, ओवन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पैक करने के लिए, पैकेजिंग के लिए सारा मटेरियल चाहिए, प्लस बेचने के लिए सेल्समैन चाहिए, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ। अब मान लीजिए सेल्समैन नहीं है, आप माल बनाए जा रहे हो तो वो बिकेगा नहीं तो बेकार हो जाएगा, दैट विल बी लॉस। सेल्समैन है, डिमांड आ रही है, आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, आप उसको तैयार नहीं कर पा रहे हो, इधर डिमांड आ रही है तो क्या होगा, हमारा कस्टमर क्या होगा, दूसरी तरफ चला जाएगा, दैट विल बी ऑल्सो अ लॉस। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं और आपके पास लेबर नहीं है, मान लीजिए आपके पास ऐसे लोग नहीं है जो बिस्किट अच्छा बना पाए, देन योर प्रोडक्ट विल बी नॉट फिट इन द मार्केट कंपटीशन। तब आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट कंपटीशन में फिट नहीं होगा, देन दैट इज ऑल्सो अ फेलियर टू योर, दैट विल बी ऑल्सो अ फेलियर फॉर योर बेकरी, है ना। तो इस तरीके से अगर आप एक छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो उसमें आपके लिए लैंड, लेबर, फंड और रॉ मटेरियल की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ती है, ठीक है। लेबर कई टाइप की होती है, स्किल्ड लेबर होती है, नॉन स्किल्ड लेबर होती है, छोटे मोटे एम्प्लॉयज़ होते हैं, बड़ा मैनेजर होता है, ये सब लेबर्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे मैनेज करें इन एन इंडस्ट्री, वो हमें सीखना है इस सब्जेक्ट में, ओके। तो इसीलिए इस सब्जेक्ट का नाम रखा है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ओके। आई होप आपको अब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट की बात समझ में आई होगी। तो पहला पार्ट हम यही पढ़ रहे हैं, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में हल्की सी नॉलेज दे दूं। जब कोई व्यक्ति कहीं जॉब करना स्वीकार ना करके अपना बिजनेस करना स्वीकार करता है तो उस चीज़ को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यानी वो बिजनेस जो नए नए शुरू हुए हैं उनको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, ओके। आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू।
अब हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इन क्वेश्चंस को करने में हमको टाइम लगेगा। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है हल्का सा उस टॉपिक को टच करेंगे, छुएंगे और फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, टू अल्टरनेटिव्स कैन प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। कोई एक प्रोडक्ट है, दो अल्टरनेट हैं, दो व्यक्ति हैं उसको बनाने वाले। पहला वाला क्या कर रहा है? फर्स्ट हैव अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 2000 रुपीज एंड अ वेरिएबल कॉस्ट इज 20 रुपीज पर पीस। यानी एक आदमी का 2000 रुपये का खर्चा आता है उसको बनाने में, और 20 रुपये की जो है कॉस्ट प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट प्राइस है, यानी 20 रुपये का वेरिएबल कॉस्ट प्राइस है। सेकंड, दूसरा आदमी जो है उसका 1500 रुपये खर्च होता है और 30 रुपये का फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट प्राइस है। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट प्राइस क्या होता है और फिक्स्ड कॉस्ट प्राइस क्या होता है। मान लीजिए आप कोई चीज़ बना रहे हैं। दोबारा से बिस्किट का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक बिस्किट का पैकेट बनाने में आपको 5 रुपया लगता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू सीजन कभी कभी आटा महंगा हो जाता है तो 5 रुपये 50 पैसे लगता है, कभी आटा सस्ता हो जाता है 4 रुपये 50 पैसे लगता है, कभी लेबर नहीं आती तो महंगी लेबर लानी लगती है फिर 5 रुपये 50 पैसे लगता है। तो ये देयर इज अ वेरिएबल, ठीक है, एक वेरिएबल है, यहाँ से कॉस्ट घटती बढ़ती रहती है तो हम उसको कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। कोई भी बिजनेस ऐसे नहीं होता कि लमसम में कर रहे हैं, नहीं, उसकी हर चीज़ की एक साइंटिफिक कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। तो जो बिजनेस आप अगर कर रहे हैं तो उसमें 5 रुपये तो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, 5 रुपये तो आपका आना ही आना है। उसके बाद में कॉस्ट बढ़ भी रही है घट भी रही है तो वो सारी कॉस्ट को लगा लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट में। यानी 2000 रुपये का खर्चा उसको बनाने में है और 20 रुपये किसी कारणवश आगे पीछे लग सकते हैं। ऐसे ही 1500 रुपये इसका बनाने में खर्चा है और 30 रुपये लमसम आगे पीछे उसमें बनाने में लग सकते हैं। ओके, ये वो कह रहा है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखते हैं, द ब्रेक इवन क्वांटिटी बिटवीन टू अल्टरनेटिव इज। ब्रेक इवन क्वांटिटी, ब्रेक इवन क्वांटिटी का मतलब है ब्रेक इवन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि इसके द्वारा कितना प्रोडक्शन होगा और इसके द्वारा कितना प्रोडक्शन होगा, या यूं कहें कि इन दोनों के प्रोडक्शन के बीच का अंतर। क्या अंतर? प्रोडक्शन के बीच का अंतर, ठीक है, ये होता है ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट। आप इसको नोट कर लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट को, ठीक है। अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं सर, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड करके माइनस कर दीजिए। क्या होता है? फिक्स्ड प्राइस अपॉन, सॉरी ऐड आ जाते हैं बार बार, चलिए, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट वन प्रोडक्ट की है, ये प्रोडक्ट नंबर सेकंड की है, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सेकंड। जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको सर्च करके देख लीजिए। जैसे ये फार्मूला आप एक तरफ लिख लीजिए, मैं लिख देता हूं। क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एंड वेरिएबल कॉस्ट वन प्रोडक्ट की, फिक्स्ड कॉस्ट सेकंड प्रोडक्ट की और वेरिएबल कॉस्ट सेकंड प्रोडक्ट की। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है बेटा? 2000 रुपये ली, तो ये 2000 रुपये यहाँ लिख लो। वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 20 रुपये, ठीक है, माइनस यहाँ पे कितनी है? 1500 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 30 रुपये। जब आप इसको काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आया नीचे 100, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा? ये 0 से ये 0 कट गया, 3 से ये 5 कट गया, यानी 50। तो माइनस करेंगे 50, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 50। तो 50 आपका क्या आंसर हो जाएगा? 50 विल बी योर आंसर। कैसे? ये देखिए, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 2000, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 20, माइनस यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1500, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? कहाँ गई? 30 रुपये।
है ना। तो इसको ऐसे करके काट के माइनस करना है, यानी यहाँ पे आ गया 50 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। तो 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। तो 50 आपकी ब्रेक इवन कॉस्ट आ गई। ठीक है, 50 आपका ब्रेक इवन कॉस्ट, यानी इन दोनों को बनाने में जो खर्चा आएगा उन दोनों का अंतर कितना आएगा, 50 रुपये आएगा। इट मीन्स पहली फैक्ट्री 50 रुपये महंगा बना पाएगी, दूसरी फैक्ट्री 50 रुपये सस्ता बना देगी। जो फैक्ट्री जितना सस्ते में प्रोडक्ट बना के तैयार कर देगी उसको मार्केट में कंपटीशन करने के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट या कुशनिंग प्रोवाइड होगी। कुशनिंग मतलब आरामदायक, है ना, वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकेंगे। 50 जो है वो इसका आपका आंसर है। आइए चेक कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन हैविली मैनेजमेंट के क्वेश्चन हैं जो आपके यहाँ आने के चांसेस बन सकते हैं अगर वो आपको कठिन क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। तो अगर वो इजी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, आप मेरे पिछले लेक्चर को देख लीजिए, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। कठिन बनाएगा यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, बहुत कितना भी भागे। ठीक है, चलिए The study is carried out to determine the time required to complete a job. किसी जॉब को कंप्लीट करने के लिए, इसको पढ़िए, टाइम स्टडी। आपको एक स्टडी करनी है, टाइम की स्टडी करनी है कि भैया इस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। मान लीजिए 100 ईंट लगाने में कितना टाइम लग रहा है ना। तो 100 ईंट की चुनाई करने में कितना टाइम लग रहा है ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको डिटरमाइन करने के लिए आप किसको देखेंगे, एक स्लो वर्कर का एग्जाम्पल लेंगे। आपको ये पता करना है कि 100 ईंट को लगाने में कितना टाइम लगता है, तब आप किसको लेंगे, एक स्लो वर्कर को लेंगे, एक फास्ट वर्कर को लेंगे, या एक एवरेज वर्कर को लेंगे। ठीक है, अप्रेंटिस वाले को तो छोड़ो, उसको तो आता ही नहीं है कुछ। अप्रेंटिस वाले लोगों को पैसा कम क्यों मिलता है, इसीलिए मिलता है क्योंकि उसको कुछ आता नहीं है, इसको तो छोड़ दो। तो आप अगर किसी चीज़ का टाइम लिख करके रखना चाहते हैं कि इसको करने में इतना टाइम लगता है, तब आप ना तो फास्ट वर्कर को लेंगे ना स्लो वर्कर को लेंगे, आप किसको लेंगे, एक एवरेज वर्कर को लेंगे। तब आप कहेंगे कि नॉर्मली या एवरेज में 100 ईंटें लगाने में इतना टाइम लगता है ना। फास्ट वर्कर होगा तो वो तेज काम करेगा, तो बाकी लोग उसके बराबर नहीं कर पाएंगे, है ना। और स्लो वर्कर होगा तो हमें नुकसान होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल, एक एवरेज स्पीड वाले वर्कर का टाइम निकाल करके देखते हैं, और इसी को बोलते हैं टाइम स्टडीज ऑफ अ वर्क। ठीक है, फैक्ट्री में अगर कोई भी काम होता है तो आप ये मत समझिए कि बिल्कुल भी इसको जो है ऐसे ही लगा दिया जाता है आदमी को काम करने, नहीं। वहाँ पे हमें पता होता है कि हमारे पास इतना काम है, इतनी लेबर इसको इतने घंटे में कर देगी, दैट इज द मैनेजमेंट। ओके, चलिए। The linear programming techniques can be applied successfully to the industries. एक लीनियर प्रोग्राम टेक्निक है, वो किस प्रकार की इंडस्ट्री में लगेगी। लीनियर प्रोग्राम टेक्निक्स ऐसे बिजनेसेस में लगती है बेटा जो लीनियर हो, जो एक जैसे चलें, जिनमें एकदम से बहुत उछाल ना आए और एकदम से बहुत गिराव ना आए, यानी इस तरीके से ना हो। बिजनेस कैसा चले, सीधा चले। ठीक है, बिजनेस कैसा चलना चाहिए, सीधा चलना चाहिए, ना कि कैसा चले, ऑल्टरनेट चले। ठीक है, तो बिजनेस सीधा। पेट्रोल, सबसे पहले ऑयल और केमिकल देखो। पेट्रोल जितना खर्च होता है रोज उतना ही खर्च होगा, उतनी गाड़ियां चलती हैं, बढ़ेंगी लेकिन धीरे धीरे बढ़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आज 100 लीटर पेट्रोल खर्च हो रहा है कल 1000 लीटर पेट्रोल खर्च होगा, नहीं। आज 100 हो रहा है कल 110 हो सकता है, 105 हो सकता है, 95 हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन एक स्टडी तरीका है, एक सीधा सीधा चलेगा। सीधा चलेगा मतलब लीनियर चलेगा। ओके, तो ये क्या हो गया, आपके प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जो हैं, जो लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, उसमें ऑयल एंड केमिकल इंडस्ट्रीज आते हैं। अब आता है फूड प्रोसेसिंग यूनिट। मान लीजिए पोटैटो चिप्स हैं, आज जितने बिक रहे हैं कल भी उतने बिकेंगे, परसों भी उतने बिकेंगे, 2-4 का आगे पीछे होगा, ज़्यादा नहीं, है ना। ऐसे ही लोहा सरिया, जितना प्रोडक्शन, जितना कंस्ट्रक्शन देश में चल रहा है उतना ही चलेगा। ऐसा नहीं है सडनली बहुत उछाल आ जाए और सडनली बहुत गिराव आ जाए। तो ये कैसी टेक्निक्स होती हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स होती हैं, और वो इस प्रकार के बिजनेस में यूज़ होती हैं जिस प्रकार के बिजनेस में एकदम से ना तो उछाल आता है ना ही एकदम से गिराव आता है। ठीक है, यानी ये तीनों इंडस्ट्रियां इस चीज़ में डिजर्व करती हैं, इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा।
चेक कर लीजिए। यस, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेआउट इज स्टडीज फॉर अ जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन के लिए कौन सा लेआउट यूज होता है बेटा? जॉब प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन कब होगा? यानी रोजगार का उत्सर्जन, इसको क्या बोलते हैं? रोजगार उत्सर्जन। तो रोजगार का उत्सर्जन कब होगा? प्रोसेस लेआउट में, प्रोडक्ट लेआउट में, फिक्स्ड पोजीशन लेआउट में या प्लांट लेआउट में? तो बेटा याद रखिए, जब भी प्रोसेस होगी तब हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी, जब हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी तब क्या होगा? रोजगार का उत्सर्जन होगा। तो प्रोसेस लेआउट में हमें रोजगार का उत्सर्जन या जॉब का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, चलिए देखिए, इट इज द राइट आंसर। अब आता है माइक्रो मोशन स्टडीज। माइक्रो मोशन स्टडीज क्या होते हैं? ठीक है, माइक्रो मोशन स्टडीज होते हैं जब हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति का मैन वर्क, जो भी काम का वर्क होता है, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि इसको कितना टाइम लगता है करने में। माइक्रो मोशन का मतलब होता है एक तरीके का टाइम एनालिसिस, एक तरीके का बेटा क्या होता है, एक तरीके का टाइम एनालिसिस होता है। इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक एनालाइजेशन करते हैं, एनालाइजेशन ऑफ मैन वर्क, ठीक है, मेथड यूजिंग अ मोशन पिक्चर कैमरा विद थिंग डिवाइस लाइन एंड होल्ड ऑफ व्यू। इट मीन्स, इस बात का क्या मतलब है, एनालिसिस करते हैं हम मैन वर्क मेथड की। ठीक है, आदमी कैसे काम कर रहा है, क्या उसका मेथड्स है, विद द हेल्प ऑफ कैमरा, कैमरे की हेल्प से। चलिए हाँ, प्रोडक्शन कॉस्ट रेफर्स टू द प्राइम कॉस्ट प्लस। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है बेटा? प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो आपको बनाने में काम लगा, उसके बाद में फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में हम क्या जोड़ दें, क्या हमें जोड़ देना चाहिए? हमें जोड़ना चाहिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स यानी फैक्ट्री में जितना टाइम लगे, जितना काम पैसा खर्च हो, उसको भी हम इसमें जोड़ देते हैं, तब हमें क्या मिलती है? प्राइम कॉस्ट मिलती है। ठीक है, चलो, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्या होता है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स जुड़े होते हैं। यानी क्या जुड़ा होता है, ऐसे लिखिए, आप नोट करते चलिए, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक है, दैट विल बी योर फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला बन के आता है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन जॉबिंग प्रोडक्शन कुछ नथिंग बट क्या है, रोजगार उत्सर्जन। यानी जॉब मिलने से मतलब, यहां किस चीज से मतलब है, जॉब प्रोडक्शन से, रोजगार उत्सर्जन। फिर लिख देता हूं, जॉब प्रोडक्शन रोजगार उत्सर्जन। ठीक है, तो रोजगार उत्सर्जन किसके लिए, हाईली स्किल्ड वर्कर के लिए। यूनिट कॉस्ट आर हाई, जॉब की प्रोडक्शन में क्या होता है, यूनिट कॉस्ट हाई हो जाती है,
या ऑपरेशन आर लेबर इंटेंसिव, तो बेटा आप लेबर को इंसेंटिव्स भी देंगे, आपकी कॉस्ट भी हाई होगी एंड आपका हाईली स्किल्ड वर्कर की जरूरत भी पड़ेगी। तो यह आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द म्यूथर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट लेआउट इज। लेआउट का मतलब क्या होता है, आपको कुछ भी समझने से पहले यह समझना पड़ेगा कि लेआउट का मतलब क्या होता है। लेआउट का मतलब होता है ढांचा। लेआउट का मतलब क्या होता है, ढांचा। जब हम किसी भी तरीके का काम करने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, तब हम दूसरे बिजनेसेस से या खुद की बनाई प्रोसेस या प्लानिंग से एक लेआउट तैयार करते हैं, एक ढांचा, एक खाका तैयार करते हैं, उसी को बोलते हैं प्रिंसिपल लेआउट या लेआउट। तो उसमें हमारा क्या होता है, हम उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, हम उसमें ऐड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ फ्लो एंड प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इन तीनों चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, उसमें इंक्लूड करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी जब बिजनेस को हमें बढ़ाना होगा उस चीज़ को भी हम उसमें जगह देंगे। प्रिंसिपल ऑफ फ्लो, जब हम बिजनेस जो चल रहा है और रनिंग पोजीशन में उसको भी देंगे। और प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कभी घाटे और कभी फायदे के लिए, इन सारी चीज़ों को उसमें ऐड करके हम एक लेआउट बनाएंगे। ठीक वैसे ही बेटा जैसे आप मकान का नक्शा बनाते हैं, तब क्या होता है, मकान अभी तो बन रहा है, जितना बन रहा है उतना बन रहा है, लेकिन इंजीनियर क्या करता है, इसको आगे दूसरी मंजिल में बढ़ाने के लिए भी आपके लिए रास्ते छोड़ता है कि यहाँ से दूसरी दीवार बना लेना, जब भी आप बनाना तब बनाना। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, क्या होता है, इंटीग्रेशन में आ जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती हैं। ठीक है, और फ्लो का मतलब है जो अभी आप बना रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द म्यूटर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ बेस्ट लेआउट इज द all of the above: principle of overall integration, principle of flow, principle of flexibility. Okay, all of these are the principle of best layout. The start or completion of a task. The start और completion of a task, मैंने आपको बोला कि आप एक काम करिए, जाइए और एक असाइनमेंट लिख करके लाइए। तो आपने क्या किया, असाइनमेंट लिखना शुरू किया, लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए और यहां पे खत्म कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये एक इवेंट हो गया। क्या हो गया बेटा, इवेंट हो गया। इवेंट मतलब घटना, ये क्या हो गई, घटना हो गई। ओके, तो किसी भी काम को शुरुआत करने से लेके अंत करने तक का जो बीच का टाइम होता है, ये पूरी प्रोसेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इवेंट बोलते हैं। और बेटा इवेंट मैनेजमेंट में अपने आप में पूरा का पूरा मैनेजमेंट की स्टडी होती है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इवेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग और एंड ऑफ द टास्क, स्टार्टिंग और कंप्लीशन ऑफ द टास्क। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस कैपेबिलिटी ऑफ अ मशीन, the process capability of a machine is defined as the capacity of the machine to produce a defined volume of a work per minute, यानी एक मिनट में उसके द्वारा अचीव किया गया टारगेट या बनाया हुआ प्रोडक्ट, परफॉर्म द डिफाइंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट को बनाना, या प्रोड्यूस द जॉब एट द डिफाइंड स्पेक्ट्रम स्पीड, या फिर होल्ड अ डिफाइंड स्पेक्ट्रम ऑफ द टॉलरेंस एंड द सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश वाला नहीं होगा, प्रोडक्शन ऑफ डिफाइंड स्पेक्ट्रम स्पीड, स्पीड सही होगी तो अपने आप ही ऊपर वाला पर मिनट वाला मामला हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी तभी हो जाएंगे जब वो क्या करेगा, एक डिफाइंड वॉल्यूम को एक समय पीरियड में बनाएगा। यानी ये जो चीज़ें हैं, ये ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही इंक्लूड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर हियर। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको इससे लेकर के कुछ क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट कर सकते हैं। बेटा इसको पढ़िएगा जरूर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। यहाँ से मुझे नहीं लगता इस लेवल से बाहर कहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए, अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकार द्वारा सभी दिए गए निर्देशों का पालन करिए। कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे बचकर रहिए, अपने घर वालों को बचा कर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।